Everyone, welcome to the class. My name is Fareen Khan. I am your guide for English literature. आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था 1 जून 2026 को, तो उसका हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक जो कि ग्रामर के क्वेश्चंस थे वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम आज की इस वीडियो में ये लिटरेचर वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि लिटरेचर के जो भी क्वेश्चन आए थे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये हमारी ग्रामर के क्वेश्चन हैं जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को वॉच करें, फिर इस वीडियो को देखें। ग्रामर के क्वेश्चंस में ही पैसेज भी इंक्लूड था। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हमारे यहाँ लिटरेचर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो 50 नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं। Question is, in the novel That Long Silence, Vanita Mami's comment, a husband is like a sheltering tree, expresses her. क्वेश्चन है हमारा दैट लॉन्ग साइलेंस है, जो कि हमारा नोवेल है फर्स्ट ग्रेड में। उसमें ये वनीता मामी का जो कमेंट है, ए हस्बैंड इज लाइक ए शेल्टरिंग ट्री, तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? लव फॉर हस्बैंड, नो, लॉजिकल माइंडसेट, स्टीरियोटाइपिकल माइंडसेट, और रेस्पेक्ट फॉर हस्बैंड। तो जो ये बनीता मामी है वो ये जो हमारा नोवेल है इस डेड लॉन्ग साइलेंस, इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है जया, ये उसकी स्टोरी पे बेस्ड है। तो ये जया की मामी होती है बनीता मामी, जो उनको एडवाइस करती रहती हैं कि हस्बैंड ऐसा, मतलब हस्बैंड के लिए ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एक लड़की को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये जनरली उसको जया को हमेशा ये एडवाइस देती रहती थी कि ए हस्बैंड इज लाइक ए शेल्टरिंग ट्री। तो ये उनका क्या शो करता है? इसका आंसर है थर्ड, स्टीरियोटाइपिकल माइंडसेट। यानी कि जो बनीता मामी थी वो ऐसे बताती थी कि ना हस्बैंड को ये ऐसा करना चाहिए, और मतलब जो उनकी धारणा बनी हुई थी पहले से उनके माइंड में, जो मतलब हम सोसाइटी में भी देखते हैं कि लड़के को ऐसा करना चाहिए, लड़की को ऐसा करना चाहिए, जो ये स्टीरियोटाइपिकल माइंडसेट होता है ये उसको शो करती है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 नंबर, which figure of speech has been employed in the quote given below from William Shakespeare's The Merchant of Venice? तो ये है हमारा फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। तो इसमें बताना हमें कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा कोट है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है, उसके बारे में है, जिसमें कि तो कोटेशन है, वाई इफ टू गॉड्स शुड प्ले सम हेवनली मैच एंड ऑन द beggar lay टू earthly women and Portia won, there must be something else found with the other, for the poor rude world hath not her fellow। तो इसमें देखते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, अलिट्रेशन, मेटाफर, अलीगरी या हाइपरबली। तो अलिट्रेशन तो इसमें है नहीं, हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको। फिर इन एलिगरी एलिगरी भी ये नहीं है, क्योंकि एलिगरी में चीज़ों को टू अपोजिट चीज़ें शो होती हैं, तो ये एलिगरी भी नहीं है। और उनका हिडन मीनिंग होता है एलिगरी में। नेक्स्ट इज मेटाफर, तो मेटाफर भी इसमें हो सकता है और हाइपरबोली भी हो सकता है। इन दोनों में से हमें देखना है कौन सा होगा। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो ये पूरा पैसेज है, सॉरी, ये जो कोटेशन है इसमें हाइपरबली का यूज हुआ है, क्योंकि इसमें ना ये जो पोर्शिया है, जो इस हमारे मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो हीरोइन है पोर्शिया, उसकी 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 प्रेज में यूज हुआ है ये पूरा। तो उसकी प्रेज बताई गई है, इसकी गॉड से कंपैरिजन किया गया है, और है ना उसको एग्जैजरेट किया गया है बहुत ही ज़्यादा, कि पोर्शिया की मतलब जो, यानी कि पोर्शिया की जो क्वालिटीज हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है, तो इसलिए हाइपरबोली का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53 नंबर क्वेश्चन। Question is, which among the following statement is true regarding William Shakespeare's As You Like It? ये As You Like It का क्वेश्चन है। जैसे कि हमें पता है कि As You Like It हमारे सिलेबस में रोमांटिक कॉमेडी है। तो इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट इज, इट इज ए क्विंटेसेंशियल एलिजाबेथन पास्टोरल कॉमेडी। सेकंड है, इट्स सबटाइटल इज व्हाट यू विल। थर्ड है, इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लव, डिस्गाइज एंड जेंडर रोल्स।
फोर्थ वन इज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस लॉज रोमांस रोजालिंड। तो एक एक करके हम इसके ऑप्शंस को चूज देखते हैं कि इट इज ए क्विंटेसेंशियल एलिजाबेथन पास्टोरल कॉमेडी। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट इज इट इज सबटाइटल इज व्हाट यू विल। तो इसका सबटाइटल ये नहीं है, ये हमारा रॉन्ग हो जाए क्योंकि इसका सबटाइटल आई थिंक वो है इफ़ यू लाइक इट सो। तो ये इसका सबटाइटल नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वन इज इट एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव डिस्गाइज एंड जेंडर रोल्स। तो इसमें थीम, इसकी थीम लव है, डिस्गाइज भी होता है इसमें, रोजालैंड और सीलिया दोनों डिस्गाइज करती हैं और जेंडर रोल्स के बारे में भी है ये तो है इसका। और इट इज़ इन्फ्लुएंस बाई थॉमस लॉज रोमांस रोजालैंड। हाँ, तो ये भी इसका करेक्ट है। तो ये थॉमस लॉज के रोमांस रोजालैंड के से इन्फ्लुएंस किया था शेक्सपियर ने। तो आंसर इज वन, थर्ड एंड फोर्थ। वन, थर्ड, फोर्थ इज थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज 54 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरीली एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशनलिज्म। तो ये हमारा रोमांटिक, सॉरी, ये लिटरेरी मूवमेंट का क्वेश्चन है। एग्जिस्टेंशनलिज्म का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखते हैं कौन एग्जिस्टेंशनलिज्म से कौन एसोसिएटेड नहीं है। सोरेन किरकेगार्ड, ये तो है। जीन पॉल सार्ट्रे, ये भी हैं। सिमोन डी वीवर, ये भी हैं। इमानुएल कांट, ये नहीं है। तो आंसर इज फोर्थ नंबर। आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट वन इज 55 नंबर क्वेश्चन। Identify the literary term in the following lines. The wolf with its belly stitched full of big pebbles. Nebulang wolves brayed like black pine forest against a red sky over blue snow. इसमें हमें जब वो इसमें हमें वो लिटरेरी टर्म बतानी है कि कौन सी वही अगेन फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, पर्सोनिफिकेशन है या ओड है या सिमिली है या मेटाफर है। तो हमें जब भी ऐसा कोई कोटेशन मिले तो हमें वो कोटेशन ध्यान से पढ़नी है। अगर उसमें कहीं भी लाइक या एज वर्ड का यूज़ हुआ हो तो वो सिमिली होता है। तो यहाँ पे हमें देखी गया कि ये लाइक का यूज़ हुआ है इसमें, तो लाइक। लेकिन फिर हमें ये भी देख लेना कि चाहिए कि वो दो डिसिमिलर चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इसमें वुल्फ की तुलना ब्लैक पाइन फॉरेस्ट से की है। तो ये दो डिसिमिलर थिंग्स हो गई, तो आंसर इज सिमिली, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। Fill in the blank in the following extract from Gandhi's What is Swaraj, Chapter 4 from Hind Swaraj. When a blank space changes his nature, Englishman will change theirs. तो ये पैसे वो तो ये हमारे सिलेबस में जो एसेज हैं उनमें से व्हाट इज स्वराज उसका क्वेश्चन है। इसमें से ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें एक लाइन आती है कि व्हेन ए टाइगर चेंज हिज नेचर, इंग्लिशमैन विल चेंज देयर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। 57 नंबर क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ इलियट अबाउट ट्रेडिशन एंड पोइट्री इज नॉट करेक्ट। ये हमारे पैसेज ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, एलियट का जो ऐसे है उसमें से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर वन इज ही असर्ट दैट द पास्ट शुड नॉट बी अल्टर्ड बाय द प्रेजेंट। इसमें हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ही असर्ट दैट द पास्ट शुड नॉट बी अल्टर्ड बाय द प्रेजेंट। तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि जो जो हमारा ऐसे है उसमें ये बात साफ मतलब बात की गई है। इलियट ने कहा है कि पास्ट प्रेजेंट के द्वारा अल्टर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पास्ट शुड नॉट बी अल्टर्ड बाय द प्रेजेंट। तो ये हमारा रॉन्ग है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट को भी हम पढ़ लेंगे कि वो सही है नहीं। ही असर्ट दैट हिस्टोरिकल सेंस इम्प्लाइज नॉट ओनली द पास्टनेस ऑफ पास्ट बट द प्रेजेंस ऑफ पास्ट एज वेल। तो ये बात भी ऐसे में की गई है, ट्रू है। ट्रू आर्ट कम्स फ्रॉम द आर्टिस्ट एबिलिटी टू सिंथेसाइज, ये भी सही है, ये बात भी की गई है। His impersonal poet has links with Keats' figure, the chameleon poet, ये भी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58 नंबर क्वेश्चन। The novelists Richardson, Trollope, Henry James, D.H. Lawrence, and E.M. Foster are primarily identified with which literary tradition? तो ये जो हमारे राइटर्स हैं लाइक नॉवलिस्ट
रिचर्डसन, ट्रोलॉप, हेनरी जेम्स, D.H. लॉरेंस, E.M. फॉस्टर। तो ये हमारे किस लिटरेरी ट्रेडिशन से रिलेटेड हैं? रोमांटिसिज्म से रिलेटेड नहीं है, सिंबोलिज्म से भी रिलेटेड नहीं है, गॉथिक के भी नहीं है। ये आंसर इज रियलिज्म। ये राइटर रियलिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59 नंबर। स्टीवेंसन रोट हिज ऐसे वॉकिंग टूर्स इन रिस्पॉन्स टू, यानी कि R.L. स्टीवेंसन ने अपना जो ऐसे लिखा है वॉकिंग टूर्स, ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 विलियम हैजलिट्स ऑन गोइंग ए जर्नी, थॉमस डी क्विंसीज लेक रेमिनिसेंसेस, रॉबर्ट सदीज जर्नल ऑफ ए टूर इन स्कॉटलैंड इन 1819, एस्ट्री कॉलरेज पियर इन सॉलिट्यूड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 विलियम हैजलिट्स ऑन गोइंग ए जर्नी। और जो ये वॉकिंग टूर्स है इसमें स्टीवेंसन ने हैजलिट को मेंशन भी किया है, उसका एक कोट भी ऐसे में इंक्लूड किया है। Question number 16. In the third stanza of the poem, because I could not stop for death, the carriage passes the school where children strove at races in the ring. What does the specific image of the ring symbolize in the context of the life cycle? ये हमारा जो हमारी जो पोइट्री है उसमें से जो पोएम है एमिली डिकिंसन की, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। तो उसमें ये जो रिंग 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 जो यूज हुई है वो किस लाइफ साइकिल को शो करती है? तो इसमें तीन चीज़ों की बात हुई है, स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टोव एट रेसेस एट रिंग, और ऑप्शन नंबर 1 इज इट symbolizes the cyclical nature of life and eternity, contrasting the beginning of life with the speaker's end. Option number 2, it represents the trapped nature of humanity within the cycle of sin. Third number is it represents vulnerability to enemy attacks. Fourth one is it suggests that life is a competitive wrestling match that one must strive to win. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ये सिंबलाइज करता है साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ एंड इटर्निटी। जो ये रिंग है ये जो इटर्निटी और लाइफ है उसको शो करती है, एंड कॉन्ट्रास्टिंग द बिगिनिंग ऑफ लाइफ विद द स्पीकर्स एंड। तो ये जो इसमें चाइल्डहुड से लेके और डेथ तक की जो बात की गई है उसके बारे में ये कॉन्ट्रास्ट भी शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61 नंबर। मैच द फॉलोइंग एज एक्सप्रेस इन बेकन्स ऑफ ट्रुथ। ऑफ ट्रुथ का क्वेश्चन है, जो ऐसे है फ्रांसिस बेकन का, इसमें कुछ फ्रेजेज हैं उनको हमें मैच करना है। ऑप्शन नंबर ए इज इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ, यानी कि इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ ये हमारा होगा enjoying of it, illumination of the spirit, love making, presence of it। ये ये थर्ड नंबर से मैच होगा। नॉलेज ऑफ ट्रूथ, नॉलेज ऑफ ट्रूथ ये हमारा होगा प्रेजेंस ऑफ इट। सी बिलीफ ऑफ ट्रूथ, बिलीफ ऑफ ट्रूथ इज 1, enjoying of it। सबात वर्क इज illumination ऑफ द। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62 नंबर। What extended metaphor conceived thus Donne used to describe his soul in the first half of the poem Better My Heart? ये पोएम बेटर माई हार्ट जो कि जॉन डन की है से रिलेटेड है क्वेश्चन। इसमें एक मेटाफर यूज हुआ है टू डिस्क्राइब हिज सोल। सोल के लिए एक मेटाफर यूज किया है जो एक्सटेंडेड मेटाफर है पोएम में। तो हमें जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो हमें उसको एकदम लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड हमें वो पोएम याद होनी चाहिए। और ये जो छोटी पोएम है वो तो कम से कम जो सनेट फॉर्म में है या फिर लाइक एमिली डिकिंसन की पोएम है वो तो हमें बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद ही होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से फ्रेज वाइज और लाइन वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर इज ए यूजर टाउन, ऑप्शन नंबर 1। यूजर टाउन से उसकी तुलना की जाती है उसकी सोल की। तो ये मेटाफर है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज 63 नंबर क्वेश्चन। As You Like It, Rosalind disguises herself as Ganymede. Ganymede was। तो ये एज यू लाइक इट का क्वेश्चन है जिसमें रोजालिंड अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है गैनीमेड में। तो ये गैनीमेड कौन
कौन था मतलब, या कौन, सॉरी कौन था, हाँ गैनीमेड। वो रोजालिंड अपने आप को मेल अटायर में डिस्गाइज कर लेती है, तो गैनीमेड के नाम से रखती है, तो गैनीमेड कौन था? ए ऑप्शन नंबर वन, ए डिवाइन ट्रोजन हीरो डिस्क्राइब द इलियाड, ए रोमन हीरो डिस्क्राइब इन द एनीड, ए ग्रीक हीरो डिस्क्राइब इन द इलियाड, ए हीरोइक किंग ऑफ इथाका डिस्क्राइब इन द ओडिसी। तो ये इथाका का किंग भी नहीं है, ग्रीक हीरो इलियाड में भी नहीं है ये, हाँ इलियाड में है लेकिन ये ग्रीक हीरो नहीं है। ये आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, ए डिवाइन ट्रोजन हीरो डिस्क्राइब इन द इलियाड। इलियाड में जो ट्रोजन हीरो है वो है गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 नंबर, मैच द कॉलम विद द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जिसमें कुछ बॉक्स हैं कुछ राइटर्स के, तो उनको मैच करना है, कुछ बॉक्स के हैं और कुछ जो टर्म्स स्पेसिफिक राइटर्स ने दिए है, तो उसको हमें मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन किससे रिलेटेड है? हाँ तो फ्रांसिस बेकन का एलिया तो है नहीं, एलिया तो हमारी लैम है, तो ये तो ये मैच हो जाएगा। एलियट, एलियट को हम सभी जानते हैं कि एलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड से रिलेटेड है। स्टील वी ऑल नोन ये पीरियोडिकल एसिड से रिलेटेड है। एंड फ्रांसिस बेकन ये इनका वर्क है नोवम ऑर्गेनम। तो ऑप्शन नंबर इज 2 नंबर इज आंसर। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, what specific criticism does Kamath offer regarding the stories Zaya writes under a pseudonym? तो ये हमारा जो दैट लॉन्ग साइलेंस प्ले है, सॉरी नोवेल है, उसमें से है ये क्वेश्चन कि व्हाट स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म डज कामत ऑफर रिगार्डिंग द स्टोरीज जया राइट्स अंडर ए pseudonym। तो इस नोवेल में जो जया है वो एक राइटर होती है, वो एक pseudonym में लिखती है। तो कामत जो कि उसका फ्रेंड भी था और उसे मतलब हेल्प भी करता था राइटिंग में, तो वो उसको क्या क्या क्रिटिसाइज करता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, they are devoid of genuine emotions and embrace reticence behind a facade of womanly decency. The answer is option number 1. Next is 66 number question. Which is the debut novel of Sushi Deshpande? The Bending Vine, That Long Silence, The Dark Hold, No Terror, Roots and Shadows. See, जनरली राइटर की बायोग्राफी से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस वाले पेपर में हमें शशि देशपांडे के डेब्यू नोवेल के बारे में पूछा गया है। तो दैट लॉन्ग साइलेंस नहीं है उनका डेब्यू नोवेल, और रूट्स एंड शेडोज भी नहीं है, बेंडिंग माइंड भी नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर 3, द डार्क होल्ड नो टेरर, ये इनका जो डेब्यू नोवेल है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67 नंबर, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी बाय वॉल्ट विटमैन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द पब्लिकेशन वाज प्रीवियसली नेम्ड। ये बताना है हमें, जो वॉल्ट विटमैन की जो पोएम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, ये कब पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम, एंड इसका जो जब पब्लिश हुई थी तो इसका टाइटल क्या था और कौन से कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी? तो आंसर इज 1856 लीव्स ऑफ ग्रास एंड सनडाउन पोएम। फर्स्ट टाइम ये 1856 में पब्लिश हुई थी, लीव्स ऑफ ग्रास में और सनडाउन पोएम नाम से, सनडाउन पोएम। तो पोएम के बारे में कभी भी जब हम पोएम पढ़ते हैं तो उसकी फर्स्ट ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो हमें बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए और उसको याद करना चाहिए और बार बार उसको गो थ्रू करना चाहिए ताकि हमें वो फैक्ट्स और याद रहें, क्योंकि एग्जाम में ये तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, ये तो हमें एनी हाउ आना ही चाहिए। जैसे ये पूछा था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Guy-Manring, The Antiquity and the Bride of Lammermoor are books of historical background written by। ये लिटरेरी मूवमेंट का क्वेश्चन है, तो उसमें से ये
पर्टिकुलर वर्क दिए हैं हमें, जैसे गाय मैनरिंग, द एंटिक्विटी एंड द ब्राइड ऑफ लेमरमूर। तो ये कौन से राइटर के वर्क हैं? अब जब एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा था, तो मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से करने का सोचा पहले, क्योंकि मुझे पता था ये लैम्प का तो है नहीं और हंट का भी नहीं है, ये दोनों तो मैंने आउट कर दिए थे। और ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ, इन दोनों में मैं कंफ्यूज थी। वैसे तो मुझे इंट्यूशन सी आ रही थी कि ये वॉल्टर स्कॉट का वर्क है, बट फिर मुझे लगा कि ये ना पता नहीं, फिर मैंने दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ा कि द गाय मैनरिंग, द एंटिक्विटी ऑफ एंटिक्वेरी एंड द ब्राइड ऑफ लेमरमूर आर बुक्स ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिटन बाय। अब फिर जब मैंने नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पढ़ा, तो मुझे एक फैक्ट दिखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो फिर मुझे एकदम से अचानक से याद आया कि है ना, हाँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो वॉल्टर स्कॉट लिखते थे, तो मैंने ना फिर यही ऑप्शन किया था, जो कि सही हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि हमें जब एक एक बार हम रीडिंग लेते हैं, तो वो हमें एक रीडिंग में नहीं समझ आते, तो हमें से जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बार बार रीडिंग लेनी चाहिए। रीडिंग लेने से कभी कभी कुछ हिडन चीज़ें जो हम हमारा ध्यान पेपर के टाइम पे नहीं जा पाता है, तो वो क्या है, हमें हमारे जो कॉन्शियस माइंड में है वो आ जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69 नंबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ गोथिक नोवेल एंड नोवेलिस्ट। तो ये जो मूवमेंट्स है, उसमें से क्वेश्चन गॉथिक मूवमेंट में से है। जो नॉवल हैं और उनके जो नॉवलिस्ट हैं उनको मैच करना है कि कौन सा सही। हाँ, करेक्ट बताना है। अच्छा, करेक्ट बताना है, करेक्ट पेयर कौन सा है। मंक विलियम बेकफोर्ड का नहीं है। हाँ देखो, हाँ, मंक विलियम बेकफोर्ड का नहीं है। बैठक होरास वॉलपॉली का नहीं, ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है। द कासल ऑफ ओट्रांटो मैथ्यू ग्रेगरी लेविस, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। द मिस्ट्रीज ऑफ यूडाल्फो एंड रेडक्लिफ, हाँ, ये इट्स राइट आंसर। तो ये इंटरचेंज कर दिया है इनको। जैसे मंक है, मंक मैथ्यू ग्रेगरी लेविस का है। बैठक है, ये विलियम बेकफोर्ड का है। कासल ऑफ ओट्रांटो ये होरास वॉलपॉली का है। आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 number. Which of the following statement is correct in the context of the main aspect of epic convention? एपिक के बारे में है ये। एपिक के बारे में कौन सा करेक्ट है? द सेंट्रलिटी ऑफ ए हीरो ऑफ मिलिट्री और नेशनल इम्पोर्टेंस। ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड एंड कन्फाइंड जियोग्राफिकल सेटिंग। थर्ड इज एक्सटेंसिव और कॉस्मिक जियोग्राफिकल सेटिंग। कि जनरली एपिक में क्या होता है कि कौन कौन से मेन एस्पेक्ट हैं, तो द सेंट्रलिटी ऑफ ए हीरो ऑफ मिलिट्री और नेशनल, ये होता है हमारे एपिक में। लिमिटेड एंड कन्फाइंड जोग्राफिकल, लिमिटेड ये लिमिट कर रहा है, तो लिमिट नहीं होती है एपिक में, एपिक तो अनलिमिटेड होता है। एक्सटेंसिव और कॉस्मिक जियोग्राफिकल, ये भी राइट है। तो आंसर इज ए एंड सी, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 नंबर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन है। द यूनिक लैंग्वेज वेराइटी ऑफ ए स्पीकर इज, यानी कि जो स्पीकर की जो यूनिक लैंग्वेज वेराइटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सोशियोलैक्ट, रीजनल डायलैक्ट, इडियोलैक्ट या इथनोलैक्ट। आंसर इज इडियोलैक्ट। यानी कि कोई जो एक स्पीकर है उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक जो लैंग्वेज वेराइटी है, उसको हम इडियोलैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज 72 नंबर क्वेश्चन। हु स्पीक टू होम द फॉलोइंग लाइन्स इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ये कोटेशन दी है कि ये कौन किससे कहता है। ओ आई नो वेयर यू आर, ने इट इज ट्रू, देयर वॉज नेवर एनीथिंग सो हिडन बट द फाइट ऑफ टू रैम्स एंड सीजर्स, थ्रेसोनिकल ब्रेक ऑफ आई केम सो एंड ओवरकेम। तो ये जो कोटेशंस हैं, ये रोजालिंड ने ऑरलैंडो को बोली थी। नेक्स्ट इज 73 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट रिटन बाय सोरेन किरकेगार्ड, यानी सोरेन किरकेगार्ड के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है। फियर एंड ट्रेम्बलिंग, सिकनेस अनटू डेथ, एग्जिस्टेंस एट ऑब्जेक्टिव्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ। आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री। ये इनका वर्क नहीं है और तीनों इनके वर्क हैं। नेक्स्ट इज 74 नंबर क्वेश्चन।
In the poem Alexander Feast, whom does the phrase castly band refer to? ये अलेक्जेंडर फीस्ट जो ड्राइडन की पोएम है उसमें फ्रेज यूज है ये घास्टली बैंड, ये किसको रेफर करती है? द रैप्ट ऑडियंस, द स्लेन सोल्जर्स, द पर्शियन डेमons, द कोएरियक कोरस। तो आंसर इज द स्लेन सोल्जर्स। स्लेन सोल्जर्स के लिए घास्टली बैंड का फ्रेज यूज हुई है। Next is 75 number question. The play Tughlaq is often read as a political allegory for which era in modern Indian history? यानी कि जो प्ले है तुगलक वो एक पॉलिटिकल एलिगरी है जो कौन सी एरा से रिलेटेड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में? द 1857 म्यूटनी नहीं, द इमरजेंसी नो, द नेहरूवियन एरा एंड द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ 1960। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 द पार्टीशन में। तो ये 1960s की जो नेहरूवियन एरा थी उससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट इज 76 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेट ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर? पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर की कौन सा ट्रेट नहीं है विथ नॉट? एन अवेयरनेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद ब्रिटेन, refusal to distinguish between surface and depth, experimental form of writing, stress on textual nature of events। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स इसके बारे में नहीं है। ये तीनों चीज़ें तो इसमें होती हैं, डेप्थ भी होती है और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म भी होती है, स्ट्रेस भी होता है नेचर और इवेंट्स में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77 नंबर। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग? वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो इनकरेक्ट बताना है कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में क्या इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इज दे नीड कॉम्पिटेंट बाइलिंगुअल्स। 2 is they decrease the functionality of the language. It happens at micro level. They are used for communicative and social goals. तो they need competent bilinguals, ये तो होता है सही है, ये मतलब राइट है। दे डिक्रीज नहीं करते हैं तो ये रॉन्ग है। दे इट हैपन्स एट माइक्रो लेवल, ये भी है। दे आर यूज फॉर कम्युनिकेट एंड सोशल गोल्स, ये भी है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज 78 number question. In Shall I Compare Thee to a Summer's Day? The following lines primarily refers to so long as man can breathe or eyes can see। जो पोएम है हमारी विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 Shall I Compare Thee to a Summer's Day, उसकी जो लाइन है so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। जो ये कंक्लूडिंग कपलेट है इस सोनेट का तो वो क्या रेफर करता है? Option number 1 is reinforce the seasonal imagery of the octave through a return to description of summer's instability. Option number 2 resolve the tension between natural mutability and poetic permanence by asserting words as medium of immortality. Third is undermine the earliest praise by acknowledging that memory inevitability fades with time. Fourth one is introduce a volta that shifts the focus from the beloved's beauty to the poet's self-conscious artistry। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 रिजॉल्व द, ये रिजॉल्व करता है टेंशन बिटवीन नेचुरल म्यूटेबिलिटी एंड पोएटिक परमानेंस बाय असर्टिंग बर्थ एज मीडियम ऑफ इमॉर्टलिटी। नेक्स्ट इज 79 नंबर। फिक्शनल वर्क्स ऑफ अर्नल्ड बेनेट्स द ओल्ड वाइज टेल, एडिथ वॉर्टन्स द हाउस ऑफ मर्द, जॉर्ज इलियट्स मिडिल मार्च बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? ये कुछ बॉक्स दिए हुए हैं और राइटर्स के तो हमें बताना है किस कौन से मूवमेंट से रिलेटेड हैं। गॉथिक मूवमेंट्स, एग्जिस्टेंशनलिज्म या रोमांटिसिज्म या रियलिज्म। तो आपको अगर इनमें से कोई इन तीनों में से एक का भी पता है तो आप आंसर लगा सकते हो। जैसे कि जॉर्ज इलियट का हमें जनरली पता ही होता है कि मिडिल मार्च एक रियलिज्म से रिलेटेड है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रियलिज्म। नेक्स्ट इज 80 number question. Which one of the following not correct? Bernie and Nazif seem to represent two opposite selves of Tughlaq।
बर्नी एंड नाजिब सीम टू रिप्रेजेंट टू अपोजिट सेल्स ऑफ तुगलक। यस, ये करेक्ट है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इज प्रोजेक्टेड बाय कर्नाड एज ए कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी फुल ऑफ क्यूरियस कॉन्ट्रडिक्शन। ये भी प्ले के बारे में सही है। द प्ले तुगलक इमर्जेज एज ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी की तरह इमर्ज नहीं होता है। अजीज टुक एडवांटेज ऑफ सुल्तान विजनरी स्कीम्स, ये भी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज 81 number question. Which of the following statement is correct in the context of Absalom and Achitophel? एब्सलम और एचिटोफिल, तो ये जो वर्क है एब्सलम और एचिटोफिल, इसके बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ये जो एब्सलम और एचिटोफिल है, ये एक एलिगरी है। एलिगरी भी कैसी है? ये पॉलिटिकल एलिगरी है और हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल एलिगरी। और इसको ड्राइडन ने लिखा है, रिटन बाय ड्राइडन। ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज ए हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी, राइट। इट इज एन एलिगरी ऑफ आइडियाज, यस ये भी राइट है। इट इज नॉट सैटारिकल इन नेचर, नो इट्स रॉन्ग, नॉट, इसमें नॉट आ गया, जबकि सैटारिकल है नेचर में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज 82 number question. Which out of the following does not belong to the category of Gothic novels? तो कौन सा इनमें से वर्क है जो गॉथिक की कैटेगरी में नहीं आता है? कासल ऑफ ऑटरेंटो, द लस्टफुल टुर्क, एम्ब्रोसियो एंड फ्रैंकेस्टीन। तो हमें पता ही है, दो तो हमें इनमें से बिल्कुल पता ही है कि वो गॉथिक नॉवल है, कासल ऑफ ऑटरेंटो भी है और फ्रैंकेस्टीन भी है। द लस्टफुल तुर्क और एम्ब्रोसियो, इनमें से ये जनरली हमें नाम नहीं सुनते, लेकिन एग्जामिनर ने भी क्वेश्चन में ऐसा घुमाया है कि जो एम्ब्रोसियो नाम से कोई वर्क तो नहीं है, लेकिन एम्ब्रोसियो जो है वो जो मैथ्यू ग्रेगरी लेविस का जो गॉथिक नोवेल है मंक, द मंक, उसका ये इसका जो मेन हीरो है, हीरो कह सकते हैं, प्रोटोगनिस्ट जो भी है, तो वो ये है एम्ब्रोसियो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, द लस्टफुल तुर्क, ये एक गॉथिक नोवेल नहीं है। नेक्स्ट इज 83 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू द नोवेल दैट लॉन्ग साइलेंस आर करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन बताने हैं नोवेल के, दैट लॉन्ग साइलेंस के। जया, ऑप्शन नंबर ए जया साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, हर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल रिप्रेशन, यानी कि जया के शो करती है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म को शो करती है, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल रिप्रेशन को शो करती है, ये तो सही है। मोहन्स मदर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म रिप्रेजेंटिंग पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वुमेन, तो मोहन की मदर ये भी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को शो करती हैं, पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन को शो करती हैं, तो ये भी राइट है। जया फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल्स ओनली, तो ये नहीं है। जया फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म तो है बट इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्लास को स्ट्रगल नहीं करती है। माइनर फीमेल कैरेक्टर्स रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी शोइंग ओनली रीडर्स इंटरप्रिटेशन, तो ये भी रॉन्ग है, ओनली रीडर को शो नहीं करता, रीडर राइटर दोनों को शो करता है। तो आंसर इज ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज 84 नंबर क्वेश्चन। what is the figure of speech in the following line by सईद अमानुद्दीन in his poem? ये सईद अमानुद्दीन की पोएम है, डोंट कॉल मी एंग्लो इंडियन, उसमें से है, तो उसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन, आई डैम ऑल हाइफनेटेड माइंड्स, इसमें पैथेटिक फॉलिसी का यूज हुआ है, ये सिनेक्डकी है या कॉन्सोनेंस है या पर्सोनिफिकेशन है? तो आंसर इज सिनेक्डकी, बिकॉज यहाँ हाइफनेटेड माइंड्स की बात हुई है, माइंड्स इज रिलेटेड टू पीपल्स, तो आंसर इज सिनेक्डकी। नेक्स्ट इज 85 नंबर क्वेश्चन। जॉन कीट्स हाउस नियर विच द नाइटिंगेल ऑफ हिज पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल हैड नेस्टेड वाज इन, ओड टू द नाइटिंगेल का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि जो नाइटिंगेल का हाउस है वो मतलब किसके नियर बाय है, इन हैम्पटन, हैम्पस्टीड, हैमरवुड या हेल्स्टीड? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, हैम्पस्टीड। नेक्स्ट इज 86 नंबर क्वेश्चन।
इन पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन पेंडेमोनियम रेफर टू, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में जो पोइम है मिल्टन की, उसमें जो पेंडेमोनियम है वो किसको रेफर करता है? ब्यूटी एंड ग्लैमर ऑफ हेवन, फायर एंड सफरिंग ऑफ हेल, द सिटी ऑफ द शेरुबियम, शेरुबियम, द हाई कैपिटल, द पैलेस ऑफ सैटर्न एंड हिज पियर्स। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सेटन और उसके जो साथी थे उन्होंने मिलके पेंडेमोनियम बनाया था, जिसमें कि वो डिबेट करते हैं गॉड के खिलाफ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज 87 number question. Which of the following statement is correct regarding Vikram Seth, The Tale of Melon City? विक्रम सेठ की पोएम है, इंडियन राइटर है विक्रम सेठ, उनकी पोएम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। इसके बारे में बताना है कौन कौन से ऑप्शंस राइट हैं। द स्टोरी इन द पोएम हाईलाइट द मिसयूज ऑफ पावर, द किंग ऑर्डर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पैलेस, द मेलन symbolizes the absurdity of arbitrary authority, it is a satirical poem by Vikram Seth that uses irony and humor to critique blind adherence to rules. So the story in the poem highlight the misuse of power. तो misuse of power को शो करती है। The king orders the construction of a palace, ये रॉन्ग है, क्योंकि किंग इस पोएम में किंग ऑर्डर पैलेस को बना कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्डर नहीं देता है, वो एक आर्क के लिए ऑर्डर देता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। द मेलन सिंबलाइज absurdity of arbitrary authority is right. It is a satirical poem by Vikram Seth and that uses irony and humor को शो करती है to critique blind adherence to rules, ये भी ऑप्शन नंबर सही है। तो आंसर इज 1, 3rd and 4th, 1, 3rd and 4th, option number 4. Next is which 88 number question. Which of the following statement best define standard variety dialect, यानी डायलेक्ट के बारे में कौन सा उसको बेस्ट डिफाइन करता है? स्टेटमेंट नंबर ए, the variety of a language based on the speech and writing of educated native speakers of that language. B is informal vocabulary used by a particular age group. C is a variety of language which is uniformly used by people belonging to a particular similar social group. So answer is option number A. Option number 3rd, only A is correct. Only A is correct. B and C is incorrect. 89 number question. Fill in the blanks choosing the most appropriate option. In 1946, blank space founded the review, blank space a medium for existentialist writing, यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जीन पॉल सार्ट्रे, लेस टेम्पेस्ट मॉडर्न्स। 90 number question is which of the following statement is correct in the context of tradition and individual talent by T.S. Eliot? एलियट का ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसके बारे में है जिसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, ट्रेडिशन इज ए ब्लाइंड अडहेरेंस टू द पास्ट। 2 is tradition is a dynamic and active force. 3rd is tradition can be inherited statically. So answer is option number 2. Only 2 is correct. Tradition is a dynamic and active force. Tradition is blind adherence to the past. ये इसका आंसर, ये मतलब wrong है। Tradition can be inherited statically, ये भी wrong है। तो answer is 2. Only 2 is correct. Next is 91 number question. Fill in the blanks by choosing the correct options. ओके, सोनेट के बारे में क्वेश्चन है। द पेट्रार्कन सोनेट ट्रीट्स इट्स थीम इन, हाँ हम सब जानते हैं कि पेट्रार्क का जो सोनेट स्टाइल है, पेट्रार्कन जो सोनेट है ये 2 पार्ट्स में होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव में होती हैं 8 लाइन्स, सेस्टेट में होती हैं 6 लाइन्स। इसमें 8 लाइन्स में ये इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए, और इसकी लाइन वेरी करती हैं सी डी सी
CDC and CDE and CDE. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में होती है ऑक्टेव और सेस्टेट में, और ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम होती है ABBA एंड सेस्टेट की CDE. Next is 92 number question. Fill in the blanks by choosing the correct option from the ones given below. Initially, register applied to blank space from blank space to blank space. यानी कि ये वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसमें हमें रजिस्टर के बारे में बताना है कि रजिस्टर कैसे अप्लाई होती है। तो रजिस्टर एक रेंज ऑफ स्टाइल होता है जो कि फॉर्मल रिटन लैंग्वेज से इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू चेंज होता है। तो ये रेंज ऑफ स्टाइल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 93 नंबर क्वेश्चन। गिव मी योर हैंड बॉय, ए मैन मस्ट हैव ए फर्म हैंडशेक इफ ही वांट्स टू गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये डेविड कोपरफील्ड उसके जो नोवेल है उसमें से है। ये स्टेटमेंट दिया है कि किसका स्टेटमेंट है, ये किसने किसको कहा। हु सेड दीज वर्ड्स टू होम? पेगोटी टू डेविड, मिस्टर मर्कस्टोन टू डेविड, मिस्टर बिगफील्ड टू डेविड, मिस्टर मेकावर टू डेविड। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मिस्टर मर्कस्टोन टू डेविड। ये मिस्टर मर्कस्टोन है, वो डेविड से कहते हैं कि गिव मी योर हैंड बॉय, ए मैन मस्ट हैव ए फर्म हैंडशेक इफ यू वांट टू गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज 94 number question. With reference to The Hollow Man by T.S. Eliot, consider the following statement and identity the correct answer. हॉलो मैन पोएम एलियट की है, उसके बारे में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट नंबर ए, द पोएम रिफ्लेक्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्पिरिचुअल डिसोलेशन एंड कल्चरल फ्रेगमेंटेशन। B is the refrain, this is the way the world ends, presents an apocalyptic climax marked by dramatic violence. C is the poem incorporates intertextual echoes from Heart of Darkness and the Gunpowder Plot Rhyme. D is the hollow men are portrayed as figures trapped between action and paralysis. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, A, C and D। इसका ये स्टेटमेंट नंबर A, C and D ये राइट है और B नंबर इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज 95 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द मॉडर्निस्ट वर्क? मॉडर्निस्ट वर्क के लिए कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होता है? दीज वर्क्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दे प्रेजेंट ए विजन ऑफ ए फ्रैक्चर्ड सोसाइटी, दे एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल स्टेटस एंड अथॉरिटी, दे आर इनोवेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल इन फॉर्म। 95 number is question's answer is option number 3rd। they establish tradition status and authority, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मॉडर्न जो राइटर हैं वो ट्रेडिशनल स्टेटस या अथॉरिटी को इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज 96 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म गिवन to the poetry that falls between 1660s and the end of the 18th century? New classical poetry, Puritan poetry, Victorian poetry, romantic poetry? Answer is option number 1, न्यू क्लासिकल पोइट्री। यानी कि 1660 से लेकर 18th सेंचुरी के एंड तक कौन सी पोइट्री होती है? वो न्यू क्लासिकल पोइट्री। नेक्स्ट इज 97 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following statements about Captain Sentry in the Spectator Club is not correct? Spectator Club के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है? नॉट करेक्ट बताना है। He does not have an estate of his own. He is next here to Sir Roger. He sits next to Sir Andrew in the club. He is a man of invincible modesty. Answer is option number 1. He does not have an estate of his own. ये राइट नहीं है, जबकि ऐसे में बताया गया है कि उनके खुद का
he owned his estate. Next is 98 number question. Which one of the following statement is not correct about the popular ballad? Ballad के बारे में कौन सा statement सही नहीं है? It is dramatic, it is impersonal, it is personal, it begins with the climatic episode. तो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इट इज पर्सनल, क्योंकि बैलेड पर्सनल नहीं होती। 99 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेस्टोरल एलिजी? इनमें से बताना है कि कौन सी पेस्टोरल एलिजी नहीं है। टेनिसंस इन मेमोरियम, मिल्टन लिसिडस, अर्नोल्ड थर्सिस, शेलीज अडोनिस। आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, टेनिसंस इन मेमोरियम। मिल्टन की लेसिडस का तो हमें पता ही है, जनरली रहता है। शेली की एडोनिस भी हमें पता रहता है। और आर्नोल्ड की थायरसिस ये भी एक पेस्टोरल एलिजी है, बट जो टेनिसन की इन मेमोरियम है वो पेस्टोरल एलिजी नहीं है। नेक्स्ट इज 100 नंबर क्वेश्चन, इस सेंटेंस लाइक सबको अपने अपने टास्क टाइमली कंप्लीट करने हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? वेराइटी ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कोड स्विचिंग का है, डायलेक्ट का है, पिजिन का है, या कोड मिक्सिंग का है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, कोड मिक्सिंग। सबको अपने अपने टास्क टाइमली कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट में हिंदी भी यूज हुई है एंड इंग्लिश भी यूज हुई है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट इज A. Blank space is a reduced language that results from extended contact between group of people with no language in common. It evolves when they need some means of verbal communication, perhaps for trade. Again, varieties of language का क्वेश्चन है। ये एक डेफिनेशन टाइप है कि ये किसको शो करती है। तो क्या ये डायलेक्ट है, ये रजिस्टर है, क्रियोल है, या पिजिन है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, पिजिन। A pidgin is a reduced language that results from extended between groups of people with no language in common. It evolves when they need some means of verbal communication, perhaps for trade. यानी कि पिजिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो दो ग्रुप के बीच में यूज होती है, जिनके बीच में कोई भी कॉमन लैंग्वेज यूज नहीं होती है, तो उस जब जब पिजिन डेवलप होती है। नेक्स्ट इज 102 number question, whose eyes look like two red suns? डेविड कोपरफील्ड का क्वेश्चन है। तो ये करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है कि इस नॉवल में किसको ऐसे किसकी आईज लुक लाइक टू रेड सन्स? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर इज मिस्टर बिगफील्ड, सेकंड इज यूरिया हीप, थर्ड इज मिस्टर मर्स्टोन, फोर्थ इज मिस्टर मैकाबर। आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, उरिया हीप जो नेगेटिव करेक्टर है डेविड कोपरफील्ड में, तो उसके बारे में ये उसकी ये क्वालिटीज हैं। हिज आईज लुक लाइक टू रेड सन। नेक्स्ट इज 103 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड बाय ग्रे इन द लाइन हाउ बोर्ड द बुड्स बीनीथ दियर स्टडी स्ट्रोक। तो ये लाइन है, इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? ट्रांसफर, एपिथेट, अलिट्रेशन, हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली या पन, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर, एपिथेट एंड अलिट्रेशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, personification, transfer epithet and alliteration. Next question is, what aspect of Dickens' writing in David Copperfield reflect his humanitarian concern? यानी डिकेंस की राइटिंग में डेविड कोपरफील्ड क्या रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न से? रोमांटिसाइजिंग चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ, प्रमोटिंग स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू अथॉरिटी, emphasizing adventure and fantasy over social realities, highlighting the cruelty and exploitation faced by children like David. Answer is option number four, highlighting the cruelty and exploitation faced by children like David. Next is 105 number question. Fill in the blank by choosing the correct option. Alliteration
sorry, alteration where a fluent bilingual taking to another fluent bilingual changes language without any change in the situation, it is called। यानी इसके बारे में वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बताना है ये किसके बारे में है, क्या कोड स्विचिंग है, या सिचुएशनल कोड मिक्सिंग या मेटाफोरिकल कोड मिक्सिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, कोड मिक्सिंग। इट इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग। नेक्स्ट इज 106 number question. Bishop Thomas Percy's Relics of Ancient English Poetry, consisting of old heroic ballads, was published in the year. Answer is option number 4, 1765। यानी कि थॉमस पर्सी का ये वर्क है जो कि एक बैलेड है, रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री। ये कब पब्लिश हुआ था? ये 1765 में। नेक्स्ट इज 107 नंबर क्वेश्चन। परफॉर्मेंस पोइट्री इज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी पीरियड? परफॉर्मेंस पोइट्री कौन से लिटरेरी पीरियड से रिलेटेड है? रेनेसा, मेटाफिजिकल, पोस्ट मॉडर्न या न्यू क्लासिकल? आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट इज 110 number question. Which of the following poets are collectively known as the Lakers by the Scottish magazine reviewers? यानी कि जो स्कॉटिश मैगजीन रिव्यूअर्स थे उनमें से कौन से पोइट को लेकर्स के नाम से जाना जाता है? तो लेकर्स इज लेक पोइट हमारे हैं ही हैं। लेक पोइट इज बर्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे, रॉबर्ट सदे। आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज 109 number question. Stable grammar, nativization, expanded vocabulary, complex sentence structure are all characteristics of। यानी कि स्टेबल ग्रामर और नेटिवाइजेशन, एक्सपेंडेड वोकेबुलरी एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर किसकी विशेषताएं हैं? तो कोड वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज का क्वेश्चन है। कोड मिक्सिंग, डायलेक्ट, क्रियोल या पिजिन? आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रियोल। क्रियोल क्योंकि जब पिजिन से क्रियोल बनती है तो पिजिन की तो सिंपल लैंग्वेज और उसका कोई ग्रामर भी चेंज होता रहता है और वोकेबुलरी बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन जब पिजिन से क्रियोल बनती है तो क्रियोल का स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और उसकी स्टेबल ग्रामर होती है। तो आंसर इज क्रियोल। नेक्स्ट इज 110 number question. The Bride's Prelude, Sister Helen, A Lost Confession और literary works written by। अगेन राइटर के वर्क्स देके राइटर का नाम पूछा है, तो ये किसके वर्क हैं? द ब्राइड्स प्रिल्यूड, सिस्टर हेलन, ए लास्ट कन्फेशन। उसकी जब मैंने पेपर में ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे ये दोनों वर्क्स का तो पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि किसके हैं, बट सिस्टर हेलन ये मुझे पता था कि ये डीजी रोजेटी का वर्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एक भी पता हो तो आप आंसर जनरली निकाल सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, डीजी रोजेटी। नेक्स्ट इज 111 number question. The sages of the third stanza are related to the figures in the mosaic frieze in Sailing to Byzantium। यानी कि पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, W.B. येट्स की। तो उसमें जो सेजेस का यूज हुआ है थर्ड स्टैंजा में, तो ये मोजाइक फ्रीज का कौन सा फिगर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, सेंट अपोलनेर इन रवेना। नेक्स्ट इज 112 number question. Match the authors with their works and select the correct option। राइटर्स और उनके वर्क्स हैं जो मैच करने हैं। तो हम सबको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का है गीतांजलि एंड अमानुद्दीन का है जेम्स एंड जम्स, विक्रम सेठ का है समर रिक्विम एंड औरबिंदो का है सावित्री। तो 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 113 number question.
All animals are equal, but some animals are more equal than others is an example of paradox, hyperbole, simile या alliteration. Answer is option number 1, paradox. Because इसमें दो कॉन्ट्रास्ट शो हो रहे हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, तो ये अपनी ही बात को यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो आंसर इज पैराडॉक्स. नेक्स्ट इज 140 नंबर क्वेश्चन. हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द प्री रफेलाइट ग्रुप, यानी पीआरबी ग्रुप से रिलेटेड कौन नहीं है? हार्ले ग्रैनविले, जेम्स कॉलिशन, विलियम हॉलमैन हंट या थॉमस वूलनर. आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, हार्ले ग्रैनविले रिलेटेड नहीं है. एज वी आर ऑल नोन दैट पीआरबी में 7 राइटर्स और पेंटर्स का ग्रुप है, जिसमें कॉलिशन भी है, हॉलमैन हंट भी है, वूलनर भी है, डेजी रोजेटी है, और भी हैं 3-4 राइटर और, तो उनमें हार्ले ग्रैनविले नहीं है. नेक्स्ट इज 115 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्ले तुगलक आर करेक्ट? तुगलक के बारे में बताने हैं कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हैं. Karnad's treatment of the theme is not historical. Karnad makes use of the prayer in the play to show that life is corrupted as at its very source. The whole play is structured on the binaries like the divine aspiration and the deft intrigue. So answer is option number 4, 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट इसके राइट हैं. Next is 116 number question. In the play As You Like It, Peep quotes, "Whoever loved that love not at first sight." To whom is this line an allusion? यानी कि एज यू लाइक इट में पीप का एक कोटेशन है, "Whoever loved that love and not at first sight." तो ये कौन से राइटर के वर्क से अलूजन लिया गया है? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो. आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क से लिया गया है. नेक्स्ट इज 117 नंबर क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड डिकेंस टू यूज फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन इन डेविड कॉपरफील्ड? यानी कि हाँ, डेविड कॉपरफील्ड के बारे में बताना है कि किसने इसको डिकेंस को सजेस्ट किया था यूज करने के लिए फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन. तो आंसर जॉन फॉस्टर, विलियम गाइल, डब्ल्यू एम ठाकरे एंड सिमन कैलो. आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन फॉस्टर. नेक्स्ट इज 118 number question. In the poem The Pilgrim of the Night, what happens to the voice of the celestial friend? It guides him step by step, it becomes louder and clear, it comes no more, it is silent, it turns into a song of victory. पोएम है पिलग्रिम ऑफ द नाइट, औरबिंदो की पोएम है. इसमें वॉइस ऑफ द सेलेस्टियल फ्रेंड, उसके बारे में बताना है कि क्या होता है उस वॉइस के साथ, मतलब क्या होता है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इट कम्स नो मोर, इट इज साइलेंट. पोएम में एक लाइन आती है, देयर इज नो वॉइस ऑफ दैट सेलेस्टियल फ्रेंड, यानी कि इट इज साइलेंट, वो साइलेंट होती है. नेक्स्ट इज 119 number question. Read the assertion and reason below the select the correct option. Assertion is Robert Louis Stevenson's tone in Walking Tours is light-hearted and reflective. Reason is he celebrates the beauty of nature and the simple pleasure of walking in the countryside. So answer is option number 4. Both A and B are correct and R is the correct explanation of A. Next is 120 number question. What did Orlando receive as a gift by Rosalind after he won the wrestling match? यानी कि एज यू लाइक इट में जब ऑर्लैंडो चार्ल्स द रेसलर से रेसलिंग मैच को जीतता है, तो रोजालिंड उसको क्या गिफ्ट करती है? तो वो उसको एक गोल्ड चेन गिफ्ट करती है, या नेक चेन ओनली, या रिस्ट बैंड, या रिंग. तो आंसर इज ए गोल्ड चेन, ऑप्शन नंबर 2. सॉरी, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए नेक चेन, सिंपल नेक चेन गिफ्ट करती है उसको.
Next is 121 number question. When two people speaking two different languages combine and make up the language which has vocabulary items from each language with mutual abundance of grammatical complexities is called. It is called what? Code switching, Creole, dialect, and pidgin. Answer is option number 4. It is called pidgin. Next is 122 number question. He perishes well, let him die. His wife henceforth shall be mine own. Can that the thought deep embedded lie within thy heart's most secret zone? Search well and be. One brother takes his kingdom, one would take his wife. A fair partition, but it makes me shudder and abhor my life. Who said these words to whom in the poem Lakshman by Karudat? पोएम लक्ष्मण पोएम से लिया गया है और तोरुदत्त की है, जो कि इसमें ये जो कोटेशन है वो किसने किसको कहे, तो सीता ने कहे राम को, या सीता टू लक्ष्मण, या लक्ष्मण टू सीता, या लक्ष्मण टू राम. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. सीता, ये वर्ड्स सीता ने कहे थे लक्ष्मण को. नेक्स्ट इज 123 number question. According to the speaker in the poem Dover Beach, what does the world seem to to be and what it actually is? डोबर बीच में वर्ल्ड के बारे में बताने की कौन सी इमेजरी एक्चुअली यूज हुई है. इट सीम्स dangerous but is actually safe. It seems like a land of dreams, but has no joy or peace. It seems new and is really full of hope. It seems dark but is actually full of light. Answer is option number 2. It seems like a land of dreams but has no joys or peace. Next is 124 number question. In the context of Wordsworth Tintern Abbey, the phrase half extinguished thought refer to the fire is partly lit, the memory that is completely gone, fading memories that are dim but not completely forgotten, deleted memories. Answer is option number 3. Fading memories that are dim but not completely forgotten. Next is 125 number question. Girdling up his loins, the chairman plowed through the mountain's agenda is an example of. फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, बताना है कौन सा किसका एग्जाम्पल है ये. मिक्स मेटाफर, एलिजी, पैराडॉक्स या सिमिली. सिमिली तो है नहीं ये, एंड एलिजी भी नहीं है, पैराडॉक्स इसमें शो हो नहीं रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मिक्स मेटाफर. Next is 126 number question. Which of the following critical observations help explain the structural logic of Tughlaq? Statement number 1 is the play progresses through episodic scene reflecting political instability. The dramatic movement is shaped by paradoxes such as idealism versus pragmatism. C is a structural contrast between faith and politics generate thematic cohesion. D is the play follows a linear heroic arc culminating in triumphant restoration. Answer is option number 3. A, B and C statement is right and D is wrong because ये linear नहीं है. Next is 127 number question. What is the sequence of chapters in David Copperfield by Charles Dickens? डेविड कोपरफील्ड में हमें जो चैप्टर्स हैं तो इनको अरेंज करना है. तो सबसे पहले इसमें आएगा, सबसे पहले आता है आई एम बोर्न, फिर आ जाता है आई ऑब्जर्व, फिर आता है आई हैव ए चेंज और फिर आता है आई फॉल इनटू डिस्ग्रेस. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Next is 128 number question. Lucrezia in Andrea del Sarto is not mentioned as. ल्यूक्रेजिया के बारे में बताना है कि इसको किस तरह कैसे मेंशन नहीं किया गया है पोएम में एंड्रिया डेल सार्टो में. माई एवरीबॉडीज मून,
serpentining beauty, the flowers pipe, it twilight peace. आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये तीनों फ्रेज उसके लिए यूज हुई हैं, बट जो ये ट्विलाइट पीस है ये यूज नहीं हुई है। नेक्स्ट इज 129 number question. According to the speaker in the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. when she was asked to do something. तो ये पोएम है गुड बाय पार्टी ऑफ मिस फॉर मिस पुष्पा टी.एस. निजी मिजीकिल की। इसमें बताना है कि डू समथिंग। हाँ, तो इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? शी सेज आई एम बिजी, शी सेज जस्ट नाउ, ओनली आई विल डू इट, शी आस्क व्हाई, शी आस्क फॉर पेमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, शी सेज जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट। Next is 130 number question. Pick the incorrect combination from Andrew Marvell's To His Poemistress. एंड्रू मार्वल की पोएम टू हिज पोएमिस्ट्रेस में से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। द टाइड ऑफ हम्बर कंप्लेन से रिलेटेड है, लव फ्लड से रिलेटेड, इंडिया गंगेज रूबी से रिलेटेड, एक्सेप्ट कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, एक्सेप्ट कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज। ये इनकरेक्ट है और तीनों करेक्ट हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन लिटरेचर के। और भी हैं लिटरेचर के क्वेश्चन, हाँ, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वरना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।